मैं पीके मालिया, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। आज हम बीकानेर के सदीक खान के पास आए हैं, जिनके घर ईडी का रेड पड़ी थी और लगभग 17 घंटे 30 मिनट 17.5 घंटे इनके यहाँ पूछताछ की गई। आज उनसे जानते हैं। सबसे पहले इनसे सवाल करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदीक भाई, आप के ये ईडी की जो रेड पड़ी है, पहले आपने अभी तक कितने देशों की यात्रा की है? मैंने तकरीबन ओमान, कतर और बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, इन 5 जगह गया हूँ मैं। ओमान में आप किस लिए गए थे? ओमान में मेरी रियल मौसी रहती है। तकरीबन 35-40 साल पहले मेरी रियल मौसी की शादी मेरे नाना के भाई के लड़के, जो कि एक ओमानी नेशनल है, ओमानी है, उनसे शादी की थी। तो वो हमारे यहाँ पे मिलने के लिए आते रहते हैं। वो कई मरतबा, जैसे अगर बात करें लेटेस्ट, तो 2016, 2015 में भी हमारे यहाँ पे आए थे, तो हम भी उनसे मिलने चले गए। नहीं तो उतना ओमान जाने में आपको कितना खर्चा लगा आपको? ओमान जाने में उस वक्त 10,000 रुपये की टिकट है सिर्फ, मात्र। आज भी अगर ओमान जाते हैं तो जयपुर से 8,000 रुपये की टिकट है ओमान की। तो बांग्लादेश जैसे आप गए, तो बांग्लादेश में आप यहाँ से बहुत सारा सामान लेके गए और बहुत सी सामग्रियाँ भी लेके गए, तो वो उतना रुपए आपके पास कहाँ से आए? देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश में कोई सामान लेके नहीं गए हम। सामान लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है कंट्री टू कंट्री। हाँ, बांग्लादेश में हम कुछ फंड्स लेके गए थे, जो पासपोर्ट पे चेंज होता है पैसा, वो पासपोर्ट पे पैसा चेंज करके लेके गए थे। और एक बड़ी संस्था है यूनाइटेड सिख, जो दुनिया भर की 20 कंट्रियों के अंदर रजिस्टर्ड है, और हमारे हिंदुस्तान की पंजाब की संस्था है, अभी पंजाब फ्लड में भी काम कर रही है और हर तरीके के डिजास्टर पे वो काम करती है। उसको हमने यहाँ पे नियर अबाउट 5 लाख रुपए, जो बीजेपी के एमएलए थे फॉर्मर गोपाल जोशी साहब, उन्हीं के हाथों से 5 लाख रुपए हमने उनको यहाँ बीकानेर में एक सेमिनार करके, प्रोग्राम करके उनको दिलवाए थे। और एज ए वॉलंटियर यूनाइटेड सिख के साथ में मिलकर हमने काम किया था। और कतर में भी मेरा मामा रहता है, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, उनका भाई है रियल। मेरा जो मौसा है, उनके रियल ब्रदर है, वो कतरी है, कतरी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। और वो भी 2016 में आए थे हमारे यहाँ पे मिलने के लिए, और उससे पहले भी कई मरतबा आए हैं। तो ये तो रिश्तेदारों का गेट टुगेदर है, मिलने के लिए जाना, और कुछ नहीं। नेपाल घूमने गया था। नेपाल घूमने गए थे। और आपको पता है, हर आदमी घूमने फिरने का शौक़ है। मैं तो पूरा हिंदुस्तान मैंने घूमा हुआ है। तो नेपाल हिंदुस्तान का एक पार्ट सा समझ लो आप। पार्ट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही चले जाते हैं उसमें। तो नेपाल बहुत घूमने के लिए बहुत अच्छा है। तो काठमांडू है, पोखरा है, तो वहाँ घूम के आया था। जैसे अभी कई दिन पहले या कई आप केरल में भी गए थे, तो वो फंड फिर कहाँ से मिला आपको? केरल में हम गए थे फ्लड रिलीफ के लिए। केरल में जो फ्लड आई थी, उसके रिलीफ के लिए हम गए थे। और हमारे साथ में, मतलब आप दर्शकों को समझाओ कि फ्लड के बाढ़, जो केरल के अंदर बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के अंदर रिलीफ वर्क करने के लिए मैंने कई जगह हिंदुस्तान में रिलीफ वर्क किया है। बाढ़ या डिजास्टर पे हमने रिलीफ वर्क किया है, और प्रशासन अधिकारियों के साथ तालमेल बना करके किया है। जो केरल फ्लड की आप जो बात कर रहे हैं, बाढ़ की, उसमें भी हम जो गए हैं, हमारे साथ में सरकारी अस्पताल जो पीबीएम है बीकानेर की, उसके डॉक्टरों की टीम और मेल जो नर्सेज हैं उनकी टीम हमारे साथ में थी। और यहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने हमारी टीम को यहाँ से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। रही फंड की बात, तो सोशल मीडिया पे क्राउड फंडिंग करते हैं, फेसबुक पे हम पोस्ट डालते हैं, मस्जिदों में ऐलान किया जाता है, डोर टू डोर बीकानेर के सभी घरों के दरवाजे बजाए जाते हैं, और जो भी फंड इकट्ठा होता है, नियर अबाउट 10-15 लाख रुपये इकट्ठा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो केरल में जा कर के हमने खर्च किया, जिसके फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब है हमारे पास में प्रूफ के तौर पर। मेडिकल कैंप हमने लगाए, दवाएं डिस्ट्रीब्यूशन की, खाने के फूड पैकेट बनाए, पका के खाना बांटा, ये सारे काम करते थे। बंगाल में आपने मतलब या मुस्लिम या हिंदुओं, किसको आपने ज़्यादा सब किया, ये मतलब सहायता किसकी? खाली मुस्लिमों की करते हैं या हिंदुओं को भी करते हैं? एक्चुअल में बांग्लादेश में जो हेल्प थी, वो ज़्यादातर तो उसमें मुस्लिम ही थे, जो रेफ्यूजी थे बर्मा से होकर आए थे। लेकिन हमें वहाँ पता लगा कि एक बस्ती ऐसी भी है वहाँ पे, जो बर्मा से रेफ्यूजी हो गए हैं, जिसमें 500 हिंदू फैमिलीज रह रही है, परिवार, 500 आदमी नहीं, 500 परिवार रह रहे हैं।
और हमें पता लगा कि दीपावली है और हमारे हिंदू भाई भी एज ए रेफ्यूजी होकर के बर्मा से आए हैं, उनको भी मारा गया है। तो जैसे हमें खबर मिली और दीपावली का मौका था, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे भाइयों के लिए कुछ तोहफ़ा ताइफ रखे जाए। तो हमने बाकायदा उस दिन उनके लिए अच्छा खाना, बेहतरीन खाना बनाया, मिठाई बनाई, और उनके बच्चों को, जितने भी बच्चे थे, उन बच्चों को हमने नए कपड़े दिए दीपावली के गिफ्ट के तौर पर। और कंटिन्यूसली हमने तकरीबन उस 500 परिवारों की फैमिली में एक हमारी रसोई स्थापित कर दी, जिसने तकरीबन महीने भर तक उनको खाना, जब तक हमारे उन 500 परिवारों का खाना हम बनाया करते थे। हमारा ये एक ऐसी टीम थी जो उसके अंदर एक परमानेंट रसोई हमने कायम कर दी थी, जो तकरीबन महीने भर हमने वहाँ पे कंटिन्यू मुस्लिम भाइयों के साथ में हिंदू भाइयों के लिए भी खाना बनाया। ये जो अब अभी आपके हार्ट का दौरा भी पड़ा था, तो उसमें आपके एक अच्छी हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ था, वो फंड कहाँ से आया? देखिए, ऐसा बिल्कुल मेरा हार्ट का दौरा पड़ा था और 4 अटैक मुझे आए थे, और 4 अटैक के बाद में मेरा इटर्नल हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन हुआ। और ये ऑपरेशन का भी क्राउड फंडिंग की गई, फेसबुक पे पोस्ट डाली गई, तो यार दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम ही कोई गरीब परिवार से हूँ, ठीक है, गुजारा चलता है। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में थी संविदा पर, लेकिन फिर भी क्या, अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है तो आदमी को मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग हो। तो इसी तरीके से क्राउड फंडिंग के ज़रिए से और लोकल सतह पर यारों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने हमारी मदद की। ये जो मैंने सुना है आपने शादी भी अदर कास्ट में कर रखी है, तो उसमें ये जिहाद का क्या मामला है? लव जिहाद जैसे बोलते हैं, ये क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं, लव जिहाद नाम का कोई चीज़ इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम इस चीज़ को मोटिवेट करता ही नहीं है कि कोई मुसलमान किसी हिंदू से या किसी यहूदी या ईसाई से शादी करे, बल्कि एक मुख्तसरन बात करें तो यहूदी और ईसाई में तो फिर भी बहुत चीज़ों के पाबंदियों के साथ में इजाज़त है, लेकिन हिंदुओं के अंदर शादी करना तो परमिशनेबल है ही नहीं। कुरान के अंदर साफ मना फरमा दिया है कि जो मूर्ति पूजक हैं उनसे, जो मुस्लिम हैं, जो एकेश्वरवादी है, जो तौहीद को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले हैं, उनसे उनकी शादी पॉसिबल ही नहीं है, शादी हो ही नहीं सकती है। तो इस्लाम के अंदर ये हराम है। तो लव जिहाद का कंसेप्ट तो फिर बाकी रहा ही नहीं। अब रही मसला कि जो मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं, या जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेते हैं, हम दोनों ही तरह की शादियाँ हम देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी है। अभी भी हमने देखा एक सोफिया ना, पता नहीं क्या नाम था उस लड़की को, अभी एक छत पे से गिरा कर मार दिया 4-5 दिन पहले ही, अमित नाम का लड़का था। तो इस तरह की शादियाँ हिंदू मुस्लिम सभी समाजों के अंदर होती है, लेकिन वो लव अफेयर है, वो इस्लाम उसको मोटिवेट नहीं करता है। जैसे मेरी खुद की शादी का आपने जिक्र किया, उस वक्त जब मैंने ये शादी की, उस वक्त तो खैर इस तरह के हिंदुस्तान में माहौल नहीं था। मेरी शादी 2003 में हुई थी, लव मैरिज हुई थी। लड़की जो मेरी वाइफ थी वो हिंदू थी और मैं सिर्फ नाम का मुस्लिम था। उस वक्त में इस्लाम में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, या इस्लाम पर मैं इतना चलने वाला, मैं या मेरे परिवार के लोग भी इतना ज़्यादा वो नहीं थे। ये रिलीजियस तो मैं 2009 में हुआ हूँ, जबकि शादी मेरी 2003 में हुई है। तो मैं, मेरी वाइफ दोनों ही माशाल्लाह सभी धर्मों का मान सम्मान आदर सत्कार करने वाले लोग थे। और इस्लाम की जो रुचि है वो 2009 में मेरे अंदर जागी, जबकि मेरी शादी 2003 में हुई थी। और वो मेरे घर के सामने ही रहते थे। ऐसा नहीं था कि भाई उनको मालूम नहीं था कि हम मुसलमान हैं या मुस्लिम नहीं है, तो घर के आमने सामने पड़ोसी है। और शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि मेरी वाइफ मुझसे 10 साल बड़ी थी। इसमें ये ऐसा क्या हो गया था कि दिनमाने से कैसे घूम गए थे कि आपको हार्ट अटैक आना, मिसेज एक्सपायर हो चुके हैं, उनको कैंसर हो जाना, कैसा वो उस समय लग रहा था आपको? देखिए, एक्चुअल में क्या है, इस्लाम में ये चीज़ें सिखाई जाती है कि जो मोमिन है, ईमान वाला है, उस पर आजमाइश है, परेशानियाँ आती है। बल्कि हमारे यहाँ तो एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। और भी ऐसी बहुत सी हदीसें हैं कि ईमान वालों के लिए ये दुनिया कैद खाना है। तो ये बहुत सी मिसालें हैं। कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार फरमाता है कि हम तुम्हें ज़रूर बज़रूर आजमाएंगे, माल से, वल खौफ से, औलाद से, बीवियों से, है नुकसान से। तो ये ईमान वालों के लिए आजमाइश है, जो दीन पर चलता है, ईमान पर चलता है, इस्लाम पर चलता है।
तो उस पर आजमाइश आती है। हमारे नबियों पे आजमाइश आई, हमारे नबी के दांत तोड़ दिए गए, उनके दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए, उनको लहूलुआन कर दिया गया, उनकी चचा को शहीद कर दिया गया, हत्ता कि उनके बाद में उनके नवासे रसूल को हज़रत हुसैन और हसन को भी शहीद कर दिया गया। तो ये इस्लाम में एक चीज़ है कि भाई आजमाइश आती है, तो हम बस शुक्र करते हैं और सब्र करते हैं। और एक ही वर्ड जो हमें सिखाया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उस अल्लाह के हैं और उस अल्लाह की तरफ पलटना है। तो हर हाल में हम शुक्र करते हैं। ये बुरा वक्त था जो निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी क्या बात थी कि ईडी का ही आपके घर रेड पड़ना, 17 घंटे 30 मिनट आपके यहाँ पूछताछ होना, ऐसा क्या माजरा था? देखिए, ईडी की रेड सिर्फ मेरे घर पे नहीं पड़ी है। अगर आप पीछे जाएं, सोनू सूद पर पड़ी है, राहुल गांधी पे पड़ी है, रॉबर्ट वाड्रा पे पड़ी है, प्रियंका गांधी पे पड़ी है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल पे पड़ी है, मनीष सिसोदिया पे पड़ी है, हिंदुस्तान के बहुत से लोगों पे ईडी की रेड पड़ी है। और जिस दिन मेरे घर पे रेड पड़ी उस दिन बीकानेर में 5 और लोगों के घर पे रेड पड़ी थी। लेकिन चूंकि मैं फेमस हूँ किसी वजह से, या पॉलिटिकल प्रेशर होगा लोगों का, या मीडिया ने खाली हवा मेरे नाम का बना दिया, जबकि उस दिन रेड मेरे अलावा 5 और लोगों के घर पे रेड पड़ी थी। तो आपके जो घर की जो स्थिति देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि भाई ईडी वाला कोई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, सोनू सूद वो तो रुपए वैसे बड़ा है, लेकिन घर की जब स्थिति देखते हैं तो लगता है कि किस तरह से या कोई कारण होगा। हाँ, मैं भी शौक था, बल्कि ईडी वाले खुद शौक थे। मेरे घर पे जब आए तो खुद आपस में उनकी हमने बातें सुनी कि यार अपने गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए, या गलत घर में तो नहीं आ गए, या गलत हमारे पास में इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। बल्कि वो मजाक भी कर रहे थे कि खोद तो हम कुछ रहे हैं लेकिन निकल रहे हैं इस घर में से चूहे हैं। तो इस तरीके की बातें हमने उनसे सुनी थी। और मेरे को भी ऐसा लगता है, शौक हुआ मैं कि यार ये पुलिस तो चलो समझ में, पुलिस की रेड तो मेरे घर पे 1-2 बार पहले भी हुई है कि भाई हथियार अगर कुछ मिल जाए, तो उस ताल्लुक से मेरे घर पे 1-2 रेड पुलिस की हुई है कि जिसमें उन्होंने हथियारों की तलाशी मेरे घर पे कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली ऐसी थी नहीं। ठीक है, एक झगड़ा हो गया, वो दुकान के कब्जे की लड़ाई थी, उसमें हमें फंसाया गया है। उस झगड़े के बाद से इसके अलावा हमारे पे कोई केस भी नहीं है। उस झगड़े के बाद से मैं फेमस हो गया, तो इस वजह से रेड पड़ी थी। लेकिन ईडी की रेड अपने आप में मेरे लिए शॉकिंग थी। मैं समझता हूँ या तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है, या मेरी कुछ डिबेट चलती है दिगर स्कूल ऑफ थॉट जो मुसलमानों के अंदर है, शिया सुन्नी जो सेक्ट्स है, उनसे मेरी डिबेट चलती हो। तो हो सकता है उन्होंने किसी ने मेरी गलत शिकायतें कर दी हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो। तो ये तो देश की एजेंसियाँ हैं, इनको अगर कोई सूचना मिलती है तो उस पर ये अपनी कार्रवाई करती है। तो उन्होंने कार्रवाई करी, अच्छे से कार्रवाई करी, जांच करी, पूरा घर खंगाल दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह हमारा मुआफिज है, कुछ नहीं मिला, कुछ था ही नहीं। क्या कौन कौन सी जगह उन्होंने ढूंढी आपके? कोई ये जो आप देख रहे हैं, दीवारें देख रहे हैं, ये पोस्टर, ये सारे इन्होंने उतार दिए थे। इनके पीछे भी चेक किया, गद्दों में चेक किया, पलंग चेक किए, कमरे चेक किए, बिस्तर चेक किए, बिस्तरों के नीचे चेक किया। घर का ऐसा करीबन 20-25 लोग थे मेरे घर में, इतने से घर में। उन्होंने सारे कमरों के अंदर सारे डॉक्यूमेंट, सारी अलमारियाँ, सारी एक एक चीज़, घर की कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी। आप समझ सकते हैं 17.5 घंटे मेरे घर पे ईडी थी और इतना बड़ा स्टाफ था, तो किस तरीके की चेकिंग हुई होगी। तो इसमें ईडी की जो रेड पड़ती है उसमें पूछताछ होती है या और कुछ भी ठोका पिंजा? नहीं, ऐसे बदतमीजी वगैरह कुछ नहीं करते। वो बड़े प्रोफेशनल थे। वो बस घर की जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं, कुछ सवाल जवाब देते हैं उनके। सबसे पहले तो वो ये कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें घर पे अच्छी तरह से चेक कर ली जाए। कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कोई इलीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई आर्म्स, कोई ड्रग्स, कोई गोल्ड, कोई मनी, ऐसी तरह की कोई चीज़ें उनको मिल जाए। लेकिन वो नहीं थी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कोई खाते वगैरह चेक किए? बैंक खाते? हाँ, बैंक खाते वगैरह सब चेक किए। बैंक खातों में ऐसा कुछ नहीं था मेरे, बल्कि मीडिया में तो रिपोर्ट थी मेरे 22 खाते हैं, जबकि एक ही खाता है मेरा। और आपको, मैंने सुना है कि आपको अभी जयपुर में भी पूछताछ हो गई या होनी बाकी है अभी? जयपुर में मुझे बुलाया गया था, सम्मन मुझे दिया गया था, मैं जयपुर जाके आया हूँ। जयपुर में मेरी पूछताछ हुई है, मैं जाके आया हूँ। वहीं सब वही चीज़ें थी, स्टेटमेंट उन्होंने मेरे रिकॉर्ड किए, पूछताछ की। 17 घंटे 30 मिनट में क्या क्या पूछते हैं वो? मतलब इतनी क्या पूछताछ है वो सर, इतना टाइम लगा देते हैं? भाई एक्चुअल में बार बार उनका एक ही सवाल था, मनी लॉन्ड्रिंग के ताल्लुक से। बाहर से कोई पैसा आता है क्या, कोई हवाला से पैसा आया है क्या? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाई केरल गए तो कैसे गए, बांग्लादेश गए तो कैसे गए, कैसे पैसा आया, तो मैंने उनको बताया क्राउड फंडिंग होती है, मस्जिदों में चंदा वगैरह होता है। और एक ही सवाल को 10 मरतबा करते हैं, 10 लोग होते हैं पूछने वाले, तो बार बार रिपीटिशन होता है।
और फिर चेकिंग भी करते हैं, फिर पेपर्स भी पढ़ते हैं, फिर मोबाइल भी चेक करते हैं। 10 तरह की चीज़ें उनके सामने आती रहती है, जैसे जैसे वो सवाल करते हैं। धन्यवाद। ये थे सदीक भाई, जिनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी। इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई आवाज़ न्यूज़ को।